जो 20,000 रुपए महीने की अर्निंग कर रहा है, कमाई कर रहा है बंदा, वो करोड़पति बन सकता है। आजकल जो मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है व्यक्ति, उसको फाइनेंशियल सिक्योरेंस कैसे मिलेगी? आज यंगस्टर की जो मेंटेलिटी क्रिएट हो रही है, वो चाहता है कि मैं फॉरेन चला जाऊं और फॉरेन में कुछ साल अपने आप को इन्वेस्ट करके वहां पर अर्निंग क्रिएट करके फिर आफ्टर 10 इयर्स या 15 इयर्स वापस आ जाओ और इंडिया में सेटल हो जाओ। इससे इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? हम जब 90s की बात करते हैं तो वहाँ 1 रुपीज की बहुत वैल्यू होती थी, 2 रुपीज 10 रुपीज की तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी हमारे लिए। आज के यदि यूथ को हम कंसिडर करें तो 100 रुपीज की वैल्यू नहीं लेती। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ सीए मूलचंद शर्मा जी मौजूद हैं, जो ऑलरेडी 15 इयर्स का एक्सपीरियंस अपने साथ लेके चल रहे हैं। वन ऑफ द यंगेस्ट सीए हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट साइट पर अपने आर्टिकल को लिस्टेड भी किया हुआ है और फॉरेन कंट्रीज में अराउंड 15,000 से ज्यादा 1-to-1 सेशन भी किए हैं। तो ये आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, उन्होंने अपना समय निकाला। सर, आपका स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सो मच रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं प्रयास करूंगा कि आपके दर्शकों को, व्यूअर्स को हेल्प कर पाऊँ और उनकी जो क्वेरीज फाइनेंस रिलेटेड जनरली होती हैं, जो बेसिक लेवल की क्वेरीज हैं, वो शॉर्ट आउट हो पाए और उनको हेल्प मिले उनके पर्सनल फाइनेंस। थैंक यू सो मच सर। सर, आज सब जगह एक बहुत बड़ा एक मैसेज क्रिएट हो रखा है कि एक नॉर्मल जो पर्सन रहते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि 15,000 जो अर्निंग कर रहे हैं, 18,000, 15 to 18,000 या 20,000 जो अर्निंग करते हैं, कॉमन पर्सन जो रहते हैं, उनका एक सपना रहता है कि हम कभी करोड़पति बन पाएंगे क्या? और ये चाहत उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम रहता है। और मेरे अकॉर्डिंग उसमें से 0.1% लोगों का ये शायद सपना पूरा हो पाता होगा और रिमेनिंग जितने भी हैं उनका सपना सपना रह जाता है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि 15,000 से 20,000 अर्निंग करने वाला बंदा कभी करोड़पति बन सकता है क्या? देखिए जितेश जी, सबसे पहले मेरा इसका आंसर यस है। ओके। लोगों में एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है, फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं, और वो ये सोचते हैं कि हम तो बहुत कम पैसा कमाते हैं तो हम फ्यूचर में इतनी कॉर्पस इकट्ठा नहीं कर सकते, फंड 1 करोड़ का अमाउंट इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन सर, ये गेम है पेशेंस का और आपकी कंसिस्टेंसी, यानी आपको लगातार उस पर लगे रहना है और आपको धैर्य रखना है। अब इसका मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको बता दूंगा कि, और आप आश्चर्यचकित होंगे कि एक बंदा जो 15,000 या 20,000 कमा रहा है, और मैंने प्रैक्टिकली ऐसे केसेस देखे हैं कि उन्होंने अपनी कॉर्पस 1 करोड़ इकट्ठी की है। 15,000 अर्निंग करने वाले जी, 15 से 20,000 की रेंज का बंदा। अब ये थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि हम इसको बहुत बड़े लेवल पे सोच रहे हैं, हम इसको छोटे लेवल से अगर देखें तो मुझे आपसे सिर्फ आपकी कमाई का 10% चाहिए। ओके। अब 10% आपको डेफिनेटली बचाना पड़ेगा। तो 20,000 यदि कोई अर्निंग कर रहा है तो आप 2,000 उससे पर मंथ मांग रहे हैं। मुझे कम से कम 2,000 रुपए चाहिए अगर आपको 1 करोड़, और ये आपको सर पेन लेना पड़ेगा। जी जी, ठीक है। अब लोग क्या कहते हैं कि 2,000 रुपए से क्या होगा? सर, आपको अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग, या इसको हिंदी में कहूं तो एक पुराने समय में इसको चक्रवृद्धि बोला जाता है जी, अगर आपको इसका मैजिक पता है, जिसको आइंस्टाइन ने भी 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा, 8वां आश्चर्य है ये, राइट? 7 आश्चर्य सब जानते हैं जी, 8वां आश्चर्य है ये दुनिया का, क्योंकि जो इसको जानता है वो कमाता है और जो इसको नहीं जानता वो उसको गवाता है, देता है। पॉइंट। ठीक है। अब इसको हम कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं? अगर आप 2,000 रुपए कमाते हैं जी, 2,000 रुपए बचाते हैं अपनी कमाई से हर महीने जी, और आप उसको हर महीने SIP या मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हम बाद में डिसाइड कर लेते हैं, उसके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, आप कहीं पर भी पैसा लगा सकते हैं। आपने 2,000 रुपये बचाना है और आपको हर साल बचाना है जी। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, जो इन्वेस्टर है वो ये मान के चले कि उसको हर साल अपनी इनकम को 10% बढ़ाना है, जो कि एक जनरल सिनेरियो है। सर, अगर आप कहीं काम करते हैं तो हर साल आपका एक एवरेज जो अर्निंग होती है वो 10% से इंक्रीज होती है, उतनी आपको मेहनत वैसे भी करनी पड़ेगी, आप हमेशा 20,000 रुपये तो रहेंगे नहीं। तो मेरी ये 2 ही एजम्पशन है और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने बिल्कुल ऑटोमेटिक वे में पैसा लगाना है। और मैं आपको सर मैजिक बता दूं जी, आपकी जो कैपिटल है, आपका जो पूरा फंड है, 10 साल बाद वो फंड आपका हो जाता है 6 लाख रुपए। आफ्टर 10 ईयर्स 6 लाख, 6 लाख रुपए। अब आप सर 10 साल बाद देखना, 10 साल बाद 6 लाख, उसके 10 साल यानी कि 20 साल बाद वो पैसा हो जाता है 35 लाख रुपए, 35 लाख। अब सर ये अमेजिंग लगेगा। अभी और सुनिए आप, अभी यहाँ पर अभी क्या ना, हम छोटे लेवल पे देख रहे हैं,
आप 10 साल और मुझे दीजिए, आपके वो 30 साल पीरियड हो गए सर, आपके पास कॉर्पस पता है कितनी इकट्ठी होगी? 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 CR। और सर इसकी अजम्पशन मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पर कोई मैंने एक्सेप्शनल रेट ऑफ रिटर्न, कोई ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं रखी है, बिल्कुल बेसिक। आप किसी भी बेसिक से म्यूचुअल फंड को भी अगर एवरेज करते हैं तो वो आपको SIP के माध्यम से 12% साल का रिटर्न देता है। ओके, ठीक है जी, देने को 18-20 भी देते हैं, मैं उनको कंसिडर नहीं कर रहा लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि बहुत लेमैन व्यक्ति है जिसको म्यूचुअल फंड का आइडिया नहीं, उसने स्टडीज करी नहीं है, तो वो कहीं पर सोच समझ के किसी से पूछ के हेल्प लेके लगाएगा भी तो उसको मरे से मरा कितना मिल जाएगा? तो वो 12% है। वो 12% है। लेकिन सर बात है पेशेंस की। आप अगर डेली उठा करके देखेंगे मेरे पास कितना हो गया, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं। आप बात कर रहे हैं मुझसे कि आप बहुत लोअर सेगमेंट से आते हैं, आपकी इनकम ही 15-20 हजार रुपए, जिसमें घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल है आज के समय में, और आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो सर थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको दिखाना होगा और आप इसका मैजिक देख सकते हैं। ये देखने में सर बड़ा लगता है पर इजी है, लॉन्ग टर्म में आपको विश्वास ही नहीं होगा मैंने इतना इकट्ठा कर लिया। ये आपने बहुत एक एक्चुअल में ही वो जो आप वंडर्स बता रहे थे, 7 वंडर के बाद ये वंडर है सर, वंडर है और ये मैजिक है, बट इसको कॉमन पीपल कनेक्ट नहीं कर पाता। और उसका सबसे बड़ा रीजन जो आपने बताया ना कि वो डेली देखने वाला कि कितना हो गया। देखिए मैं बताता हूँ आपको, हम लोगों को ये पढ़ाया गया 6th और 5th स्टैंडर्ड में, हमें ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों हमें पढ़ाए। लेकिन सर उस समय पे हमने अपना पैसा लगाया क्या? सर स्वाद कब आता है? जब आप खा के देखते। मैंने पढ़ लिया ये इंटरेस्ट होता है, मैंने कैलकुलेट करके दे दिया अपने टीचर को, उसमें क्या पता चला जब आपने 1000 रुपये लगाया और वो 1000 रुपये 2000 रुपये हो जाएगा सर एक पीरियड के बाद में, तब आपको समझ आएगा कि ये कैसे। और मैं आपको एक सिंपल सा एक रूल और दे देता हूँ, रूल ऑफ 72, 72 का रूल, आप इसे समझिए। अगर आपको ये पता करना है कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा, आप जितने % पे पैसा लगा रहे हैं उससे 72 को डिवाइड कर दीजिए, 72 को भाग कर दीजिए। जैसे नहीं, मैं क्लिक नहीं कर पाया, जैसे आपने बताया कि कितने % पे पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब कितने % में, मतलब फॉर एग्जांपल आपको कहीं पर 6% का ब्याज मिल रहा है साल में, ओके, 6% का पूरा रिटर्न मिल रहा है, और आपको पता करना है कि मेरा पैसा डबल कितने साल में हो जाएगा, ओके, तो आप 72 यानी 72 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 12 साल में पैसा डबल हो जाएगा। ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट। ये कंपाउंडिंग पर है जो आपने बताया, जैसे 12% आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको यदि हम 72 से अराउंड डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा पैसा 6 साल में डबल हो रहा है, 6 साल में डबल हो रहा है। और इससे अच्छी स्कीम क्या हो सकती है? ये तो मेरे हिसाब से किसी भी LIC ले लो, टाटा ले लो, कहीं पर भी ये एप्लीकेबल शायद नहीं होता होगा। LIC वगैरह देखो होता क्या है, उस समय पर लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं थी जब LIC चल रहा था, और उस समय पर ना ही म्यूचुअल फंड और इनके इतने ऑप्शंस थे लोगों के पास। तो LIC ने सिर्फ एक लोगों को भरोसा दिया कि हम आपको रिटर्न देंगे, और उन्होंने बहुत मरी हुई रिटर्न्स दी सर, 7, 8, 9, ओके, बहुत हाई पे चले गए 10%, और वो भी सर सिंपल थी, वो कंपाउंडिंग नहीं। देखिए यहाँ पर आपके पास में बेनिफिट क्या है कि आपने 1 साल पैसा लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने 1 साल में 1 लाख रुपए लगाया, वो मान लीजिए 10% बढ़ता है अगली साल, तो वो 1,10,000 हुआ। अगली साल भी आपने उसको लगाए रखा, सर वो 10,000 नहीं पड़ेगा, वो 11,000 पड़ेगा, क्योंकि 10,000 का भी 1,000 इंटरेस्ट उसमें ऐड हो गया। यस, आपने जो मूल लगाया वो भी बढ़ा, जो उस पर आपने ब्याज पाया वो भी बढ़ा। तो डेफिनेटली क्या है कि आप ये समझिए यही कंपाउंडिंग, मतलब सीधा सीधा मुचंद जी आप जो बता रहे हैं कि जो 20,000 रुपए महीने की अर्निंग कर रहा है, कमाई कर रहा है बंदा, वो करोड़पति बन सकता है, बस उसको पेशेंस की नीड है और सही डायरेक्शन की नीड। सर कोई बड़ी फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत नहीं है आज के समय में, क्योंकि मोबाइल आप, कोई बहुत ज्यादा आपको अपने खर्चे काटने की जरूरत नहीं है, 10% इज नथिंग, 10% हम बहुत चीजों पे खर्च कर देते हैं। बिल्कुल, ठीक है, और सर सिर्फ आपको शांति से बैठना है। इसमें एक और चीज आपने बताया कि SIP, तो उसका भी आप एक बार थोड़ा सा डिटेल में शॉर्ट में बताइएगा कि SIP को एक नॉर्मल पर्सन जिसको SIP के बारे में भी जीरो नॉलेज है, ठीक, वो SIP को कैसे क्रिएट कर सकता है? देखिए SIP को आप साधारण भाषा में किस्त समझ लीजिए, आप उसको कुछ मत बोलिए, किस्त बोलिए, किस्त, जनरल भाषा में लोग किस्त बोलते हैं, लोन की दे रहे हैं, जी 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 जी, आप किस्त समझ लीजिए कि मेरे को 20 साल बाद कुछ लेना है, तो मैं आज से देना शुरू कर रहा हूँ जी, और आप ये देखिए कि वो किस्त आपको देनी है और वो किस्त कहाँ देनी है, ये भी लोगों का क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल,
देखिए आज के समय में हर व्यक्ति मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ 15-20 हजार कमाने वाले व्यक्ति या कोई अगर मैट्रिकुलेशन से कम भी पढ़ा है वो सर यूपीआई ऐप तो चला रहा है, पॉइंट, पेटीएम चला रहा है, आज रिक्शे वाला यूपीआई रख रहा सर रिक्शे वाला यूपीआई। तो ये तो अब एजम्पशन खत्म हो गई कि आपको कैसे करना है। पॉइंट, आपको सिंपली किसी भी डीमैट होल्डर या कोई भी आपका जो डिपॉजिटरी बोलते हैं उनको, उनकी एप्स है। ऐप कौन कौन सी, मैं एग्जांपल बताता हूँ। जीरोधा है, ग्रो है, बैंकों की अपनी डीमैट ऐप है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी की है। आप वो डाउनलोड करिए और सिंपल सा केवाईसी करिए। केवाईसी में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और जिस पर्पस के लिए हम कराना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड, उसके लिए आपको कोई डिटेल केवाईसी की जरूरत नहीं है। ओके, वो बाकी चीजें हैं एमसीएक्स वगैरह जिसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ता है, उसको छोड़ दीजिए आप। आपने म्यूचुअल फंड के लिए केवाईसी किया, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपका अकाउंट शुरू हो जाता है और बहुत नॉमिनल चार्जेस पे, जीरोधा लाइक ग्रो और ये बहुत नॉमिनल चार्ज पे आपको ये अकाउंट एक्टिवेट कर रहे हैं। आप वो अकाउंट खोलिए, अगर कोई पास में नोन है ठीक, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप ऐप खोलते हैं तो वो आपको गो थ्रू देता है कि इस ऐप में क्या क्या है। आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड में जाना है, ओके, उसमें 50 चीजें हैं सर, मत देखिए, आपको जिस गली जाना है, बिल्कुल, ठीक है। तो आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड क्या देखना, वो आपको गो थ्रू करा देगा। आपको आज के समय में ये देखना है कौन से म्यूचुअल फंड ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, या ये देख लीजिए किस म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा लोगों ने लगाया। वो कैसे पता करेंगे आप, गूगल चलाना आता है, गूगल पे कर लीजिए टॉप 10 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स जी, और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इक्विटी वाले देखें, विदाउट स्पॉन्सर्ड। हाँ, कोई और ना देखें, आप एड्स पे ना जाएं, किसी पे ना जाएं। और आप अगर आप 2,000 रुपये महीने दे रहे हैं तो अगर आप इनिशियली काम कर रहे हैं तो किसी भी एक में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सभी के जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो आपका पैसा सही सेफ जगह लगाते हैं और काम करते हैं सबको ग्रो कराने की, और वहां से आपको छोड़ देना है। और एक फैसिलिटी मैं आपको ऐड ऑन करूंगा, आप ऑटो डेबिट करिए। ओके, ऑटो डेबिट क्या है? ऑटो डेबिट है कि वो आपके अकाउंट से अपने आप किसी एक पर्टिकुलर तारीख को पैसा काट लेगा, 2,000 जो हम बात कर रहे हैं, 1,000, 2,000 जो भी 5,000 जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आपको काट लेगा। इससे क्या होगा, लेट से आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है, ज्यादातर सैलरी पर्सन, तो आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है, सर आप 2 तारीख का 5 तारीख का ऑटो डेबिट लगा दीजिए। तो सर जैसे मैं सभी को बोलता हूँ कि सेविंग करने का सर जो फॉर्मूला है ना, वो सेविंग करने का फॉर्मूला ये नहीं है जो बचेगा वो सेव करेंगे, नहीं सर। सेविंग करने का फॉर्मूला है पहले सेव करेंगे, जो बचेगा वो खर्च करेंगे। राइट, और बिल्कुल, ये आपने लोग बहुत कम फॉलो करते हैं। जो बचेगा वो खर्च करेंगे, जो बचेगा वो सेव करेंगे, वो कभी नहीं कर पाएगा, लाइफ में नहीं कर पाएगा सर। पॉइंट, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो बचेगा उसको हम खर्च करेंगे और उससे पहले ही जो सेविंग करना है आप 5 तारीख को ऑटो डेबिट लगा दीजिए, आपके अकाउंट से कट जाएंगे 2,000 रुपए और आपको पता भी नहीं चलेगा, और लाइफ टाइम आपका वो चलता रहेगा। बीच में हो सकता है केवाईसी के लिए आपको परेशान करें साल में एक बार, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पॉइंट है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको डेली नहीं देखना है। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं बाय द टाइम, आपको 1 साल बाद 2 साल बाद नॉलेज होती है मार्केट की, फिर आप देखिए। और ऐसा हो सकता है 12 से ज्यादा ले आए, मैंने 18 तक आपने बोला है, तो मैं तो आपको बेसिक चीजें आपने बहुत अच्छे से क्लियरफाई कर दिया कि एक तो सबसे पहले क्लियरफाई किया कि 15,000 से 20,000 अर्निंग वाला बंदा करोड़पति बन सकता है विद इन 20 to 30 ईयर्स, वो इजीली इस चीज को क्रैक कर सकता है। सेकंड आपने बताया कि एसआईपी में वो कैसे अपने आप को इन्वेस्ट कर सकता है और उसका सबसे अच्छा जो एक गेट है ओपन होने के लिए 1 करोड़ वाला, जो करोड़पति में जा सकता है, वो यहाँ से वो जा सकता है। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने इसको डिस्क्राइब किया। साथ ही साथ मेरा एक और क्वेश्चन आता है कि आजकल जो मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है व्यक्ति, उसको फाइनेंशियल सिक्योरेंस कैसे मिलेगी? उसको फाइनेंशियल सिक्योर नहीं है वो, कि यदि उसके पास कोई भी एक साथ इमरजेंसी आ जाए, ये तो आपने सेविंग का बताया। अब सेकंड क्वेश्चन है कि उसके पास एक साथ कोई हॉस्पिटलाइज सिचुएशन क्रिएट हो सकती है या जॉब जा सकती है, तो उस टाइम पर वो अपने आप को कैसे सिक्योर करे? देखिए, सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जैसे आपने पहले ही नोट किया, वो है हेल्थ, आपके हॉस्पिटलाइजेशन जी। तो मैं सबको इसमें एक सजेशन और दूंगा। देखिए, हालांकि बेसिक लेवल पर अगर आप हैं 15-20 हज़ार रुपये आप कमा रहे हैं तो उसमें एक हमारे लिए इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं वो 15-20 हज़ार की इनकम वाला आदमी नहीं झेल सकता आज के समय में जी। आप एक बार अच्छे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज, आपका 20-25 हज़ार रुपये डेली का बिल स्टार्ट हो जाता है, पर डे का चलता है। तो सर सबसे पहले मैं आपको कहूँगा आप 2 चीजें जरूर लें जी। पहली उसमें चीज है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि साल का अगर आप बात करें तो बहुत सस्ते में, अगर अर्ली एज में आप हैं 25 to 30
और मैं सर इसको अर्ली एज ही करूँ, यंग आप शुरुआत कर रहे हैं तो अर्ली एज में आप हैं तो आपको 10 से 15,000 के बीच में बहुत अच्छे मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल जाए फॉर अ ईयर। वो आपको एडिशनली देखिए डेफिनेटली निकालना क्योंकि आपको, और ये आपका खर्चा है सर, ये मेरी सेविंग नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मेरी सेविंग में मत ले जाना सर, पॉइंट। ये आपका खर्चा है, क्योंकि अगर आप इसमें 1,000 रुपए सेव नहीं कर रहे महीने तो आपको हो सकता है एक साथ 1 लाख रुपए देने पड़े, ठीक है, तो ये आपको बाकी पैसे से निकालना, और ये पहला आपका है, इसमें आपका मेडिकल एक्सपेंसेस सिक्योर हो गए, मतलब आपके जो हॉस्पिटल जाने के खर्चे हैं वो लगभग बच जाते हैं, इसमें फैमिली भी कवर हो जाती है इतने खर्चे, ठीक। तो अगर आप एक फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, आप 3-4 लोग हैं, बच्चे हैं, तो आप उसमें कवर होते हैं। दूसरा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस को क्या कह सकता हूँ मैं, पहले लाइफ इंश्योरेंस होता था, जो लोग जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस में क्या था कि आप अगर मरेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, उसके साथ में आपका जो पैसा भी वापस मिलता था अगर आप जिंदे भी रहते थे, ठीक है, एक टर्म के बाद। लेकिन सर उसका कोई आज की डेट में बेनिफिट नहीं रहेगा, जब हम म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं जहाँ 12% हमें मिल रहा है, तो हम 6-7% वाले लाइफ इंश्योरेंस में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सर टर्म इंश्योरेंस। टर्म आपको पैसा वापस नहीं देगा, जब आपकी डेथ होगी उसी केस में आपको 1 करोड़ तक का पैसा देता है सर, 1 CR तक का, और वो बहुत सस्ते हैं, आपको 700 से 900 रुपए महीने में 1 करोड़ का सर मिल रहा है आपको टर्म इंश्योरेंस। तो इसका बेनिफिट लेना चाहिए। अब सर इसका बेनिफिट क्या है, देखिए मेडिकल तो आप जीते हुए कवर करेंगे, और आप अगर पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इन केस कुछ मिसहैपनिंग होती है, उस केस में सर आपने 750-800 रुपये महीने दिया था, और मैं केस कह रहा हूँ वर्स्ट केस की, आपको 2-4 साल बाद भी मिसहैपनिंग होती फैमिली में, सर आपकी फैमिली को 1 करोड़ का सिक्योर मिल गया, जो आप सिक्योर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें बहुत मैंडेटरी हैं, खास करके लोअर इनकम के लिए, जहां आप 20-25 हजार की बात, 15-20 हजार की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर वो इतना इकट्ठा फंड उसकी फैमिली कहाँ से लाएगी आज के समय में। अगर आप लाइफ टाइम जीना चाह रहे हैं तो आपको 1 करोड़ से एक बेसिक रुपया है आज की डेट। पॉइंट है, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैंने आपसे दोनों चीजें पूछा कि कोई करोड़पति कैसे बन सकता है, सेकंड पूछा सिक्योर कैसे हो सकता है एक नॉर्मल पर्सन जो 52%। अब साथ के साथ अगला क्वेश्चन मेरा यही आता है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और लोग इसमें एक्चुअली कंफ्यूज रहते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उनका जीवन निकल जाता है। बिल्कुल, हम लोगों को देखते हैं कि सर ये तो मेरी सेविंग्स है जी, मैंने सर आपने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, मैंने कहा सर इन्वेस्ट मतलब कर तो रखा है, और वो सेविंग्स कहाँ पड़ी होती है, एफडी में। देखिए सर पहले आप बेसिक फर्क समझिए। सेविंग का मतलब है जो आपने अपनी कमाई से खर्च करके बचाया, जो आपने अपनी कमाई से खर्च करके बचाया। कमाई आपने करी 15,000 जी, आपने 13,000 खर्च कर दिए, आपने 2,000 रुपए बचाया, ये 2,000 आपकी सेविंग है। ओके, ठीक है सर जी। आप इसको सर बैंक में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं, कहीं किसी को दे सकते हैं, या वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में घूमता रहेगा। ये आपकी सेविंग्स है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको कमा के देती है, सेविंग कभी भी कमा के नहीं देती जब तक वो इन्वेस्ट ना हो। जैसे हम अपने एग्जांपल में, हमने अपनी सेविंग जो 2,000 रुपए की है उसको हमने म्यूचुअल फंड में लगाया, SIP लगा, सर अभी मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट, ये सेविंग नहीं है, ये मुझे कमा के देगी, ठीक है। तो सेविंग सिर्फ एक फंड या पैसा होता है जो घटता है, अभी आगे बात करेंगे, जो घटता है, और जो इन्वेस्टमेंट होती है ये वही सेविंग होती है जो बढ़ती है। अब कई लोगों के माइंड में मिथ रहती है कि मेरी बैंक्स में इतनी सेविंग्स है या इन्वेस्टमेंट है, उसको क्या बोलेंगे कि बैंक में रखा हुआ पैसा, राइट, कि वो सेविंग में काउंट होगा या इन्वेस्टमेंट में? सेविंग। सर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, आपका बैंक में चाहे लॉकर में रखा है, चाहे आपका सेविंग अकाउंट पर पड़ा है, चाहे आपका FD में पड़ा है, इट इज ऑल सेविंग नॉट इन्वेस्टमेंट। FD भी अर्न नहीं करती, FDs भी अर्न नहीं करती। अभी लोग मुझे क्वेश्चन करके सर FD तो अर्न करके देती है, सर FDs अर्न नहीं करती। FDs कैसे अर्न नहीं करती, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। FD आपको आज के समय में 6 से 7% का एवरेज आपको इंटरेस्ट देती है, ठीक है। आपका उस पर 30 से 40% का टैक्स लगता है, वो आपका घट करके आपको 4% देती है। ओके सर, अभी रुकिए, यहाँ पर नहीं खत्म होता है खेल। ओके, 4% आपको कमाया आपने जी, सर आपको पता है महंगाई दर क्या है? 4 to 5%। डेटा वाली ले रहा हूँ जी, डेटा वाली 4 to 5%। मैं कोर पे नहीं जा रहा जी, डेटा वाली 4 है जी, जो गवर्नमेंट क्लेम कर, सर कितना माइनस कर दीजिए 4 में से 4,
हम तो माइनस में जा रहे हैं सर। आपका 100 रुपए ना एफडी में एक्चुअली 98 हो जाता है। 98 हो जाता है, तो राइट। वो इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट, वो सेविंग और सेविंग ही घटता है। सेविंग में घटने वाली सेविंग है कि वो एज इट इज नहीं रहने सिमिलरली वाली। जो आपका बैंक में पड़ा हुआ है वो तो और खतरनाक है। ओके सर बैंक में पता है आपको ब्याज क्या मिलता है सेविंग में? जी, बैंक में 3 से 3.5% सालाना। 3 से 3.5% में से ये सारी चीजें घटाइए जो मैंने घटवाई है। वो तो और माइनस में चला 40% जाएगा। आप 30% मोटा मोटा आप टैक्स घटा लीजिए, ठीक है वो सर। तो 100 रुपए का 95 ही रहेगा। ठीक है, 2 रुपए में से तो सर समझिए, लोगों को समझ के आता है मैंने बैंक बैलेंस बना रखा है। बैंक बैलेंस बना रखा है। और लिटरली सर हमारे पास बहुत मोटे बैंक बैलेंस के लोग आते हैं, और मुझे एज ए फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन मुझे ऐसा लगता है यार ये तो गर्त में जा रहे हैं, ये अपने पैसे को खो देंगे। इसमें एक और चीज मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि आपने एसआईपी के बारे में बताया, एफडी के बारे में बताया, बैंकिंग के बारे में बताया। जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, आपका जस्ट लाइक और शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्ट करते हैं, और एक साइड हमने एसआईपी, एसआईपी तो एक ग्रुप ऑफ सर्कल हो गया कि हमने ग्रुप ऑफ कंपनीज हो गया, उसको एक हमने एक सर्कल क्रिएट किया और उसमें डाला, एग्जैक्टली, और वो एसआईपी हो गया। अब जिस लोगों को नॉलेज नहीं होती है और उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो रहते हैं वो कहते हैं कि इस शेयर को ले लो और ये इतने दिनों में इतना हो जाएगा, और जिनके बैंक में, किसी के बैंक में मान के चलो 1 लाख रुपए है, वो उस न्यूज को सुनता है और 1 लाख को वहां से निकालता है और किसी शेयर में इन्वेस्ट कर देता है। वो ज्यादा अच्छा है या वो उसको एसआईपी में लगाए, वो ज्यादा बेटर है? सर देखिए मेरे हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है वो है जो मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट और इनके इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा जानता है, नहीं जानते, बेसिक लेवल का बंदा है, उसको आइडिया नहीं है कि सर ये क्या होता है जी। अब होता क्या है, आप ऑफिस में बैठे हैं, आपका कलीग है, आप मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते, और वो कर रहा है वो भी असल में कुछ नहीं जानता, क्योंकि सर मार्केट के बारे में बहुत कम लोग जानते, बहुत कम लोग, ठीक है। वो आपको कहता है यार मैंने कल रिलायंस का शेयर लिया और 10% बढ़ गया, मेरा एक दिन में 10,000 बन गया, 1 लाख लगा दिया, 10% बन गया, तो सर आपको भी एकदम से अर्ज होती है कि मैं भी सर ये बिल्कुल सट्टा है। इसको मैं सिंपल भाषा में सट्टा कहता हूँ। आपको जिस चीज की नॉलेज नहीं है, आपको जिस चीज का आइडिया नहीं है, आप उसमें पैसा लगा रहे हो, सर सट्टा के लिए पॉइंट। तो अगर कोई इन्वेस्टर, बेसिकली आप इनिशियल लेवल पे हैं, आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो सर म्यूचुअल फंड या एसआईपी को एक और सरल भाषा में आपको बताता हूँ ये क्यों है। ये असल में जिन लोगों को नॉलेज नहीं है मार्केट की, वो लोग एक बंदे को पैसा देते जिसको नॉलेज है, वो बंदा कहलाता है फंड मैनेजर। और वो फंड मैनेजर फंड सेलेक्ट करता है, अपनी बुद्धि लगाता है, और वो उन जगह पैसा लगाता है जिनका वो पैसा वो बढ़े। और सर वो बंदा ना 25-30 साल का एक्सपीरियंस बंदा होता है। वो इनके कुछ चार्जेस भी ले रहा है? डेफिनेटली लेता है, बहुत माइनर होते हैं, वो माइनर चार्जेस, बहुत मेजर चार्जेस नहीं। राइट, इनके बहुत माइनर चार्जेस हैं। अब तक तो जो नई प्लेटफॉर्म्स आई तो बहुत कम चार्जेस ले रहे हैं सर। आज एक यूथ में एक और मिथ क्रिएट हो रखी है कि अर्न फास्ट स्पेंड फास्ट। ठीक है, और अब इसी से ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि अर्न फास्ट स्पेंड फास्ट, तो उनके माइंड में आता है इंट्राडे ट्रेडिंग, उनके माइंड में आता है मैं एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊं, एक ही दिन में मैं लखपति बन जाऊं, जो इंट्राडे करते हैं उन लोगों को। और मैंने अपना जो नॉलेज सुना है, न्यूज में सुना है, 90% लोग उसमें लॉस में जाते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। बिल्कुल ठीक। तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे लोगों को कि उस चीज में लोगों को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए, या कितनी नॉलेज लेके जाना चाहिए? देखिए सर, पहले तो मेरी आपकी जो आपने लाइन थी ना, अर्न फास्ट और स्पेंड फास्ट, उसमें मैं एक वर्ड और ऐड करूंगा जी, जो एडिशनल स्टेज है उसमें जी, और जो आनी है जी, आज की जनरेशन में जो इसको सोचते हैं, अर्न फास्ट, स्पेंड फास्ट, बैंकरप्ट फास्ट। राइट, ये आपने लास्ट वर्ड बिल्कुल एक्यूरेट कर दिया है। ये आप मान के चल लीजिए। असल भाषा में समझा देता हूँ, आप तेजी से कमाना चाहते हैं, तेजी से खर्च करना चाहते हैं, तेजी से दिवालिया हो जाइए सर। पॉइंट। सर देखिए मनी का ना आप रूल है, जैसे आएगी वैसे जाएगी और वैसे आपको बना जाएगी। पॉइंट। आपने स्लोली कमाया, बिल्कुल आपके साथ स्लोली रहेगी और स्लोली आपको एंजॉय देगी। आप फास्ट कमा रहे हैं, और ये मैं सर कोई आपको टेक्निकल टर्म नहीं बोल रहा, ये शास्त्र भाषा है। ये बिल्कुल, आपने स्लोली कमाया तो स्लोली आनंद लेंगे आप, आपने फास्ट कमाया फास्ट आनंद लेंगे, और फास्ट लिया बैंकरप्ट लिया, मतलब जीरो हो जाएंगे। पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन जो आपने कहा सर कि आजकल जो बच्चे फास्ट अर्निंग की वजह से इंट्राडे और एफ एंड जो लोग नहीं जानते, फ्यूचर एंड ऑप्शन बेसिक में बता देता हूँ। एक ही शब्द है मेरे लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए जुआ। ठीक है, जिनको नॉलेज नहीं है। नहीं सर,
नॉलेज वालों के लिए भी बताऊंगा मैं आपको। अच्छा। क्योंकि देखिए नॉलेज कैसे करेंगे, एक चीज समझिए, आप समुद्र में एक छोटी सी मछली है, आप समुद्र को कैसे जानते हैं? राइट। इंट्राडे इज सिमिलर टू दैट, नॉट जस्ट इंट्राडे, एफ एंड ओ स्पेसिफिक, इंट्राडे को बाद में लेके। सर एफ एंड ओ क्या है, साधारण शब्दों में पहले समझते क्योंकि हमें तभी कॉन्टेक्स्ट समझ में आया। एफ एंड ओ ये 100 रुपए की कोई चीज है, मेरे पास 100 रुपए नहीं है, मेरे पास 10 रुपए, 10 रुपए, मैं उसको खरीदना भी नहीं चाहता, पॉइंट है, मुझे बेट लगानी, मुझे शर्त लगानी है कि ये घटेगा या बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर ये घटेगा तो मुझे मिलेगा, अगर ये गिरेगा तो मैं दूंगा। मैं घटने पे भी शर्त लगा सकता हूँ, बढ़ने पे भी लगा सकता हूँ। सर आप ये पता ऐसा ही है कि आपके पास में 1 गज है, 1 गज की चादर है, आपका बदन 10 गज का है, सर कैसे उड़ेंगे आप? मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने 100 रुपए की चीज पे 10 रुपए की बेट लगा दी, या दाव बोलते हैं इसको, दाव लगा दिया, और सर वो 120 हुई या वो 80 रही, विच इज पॉसिबल इन टुडे सिनेरियो। आज पॉसिबल है सर, मार्केट 2-2%, 3-3%, 1-1% एक दिन में। तो अगर आप इस तरीके से सोच के चल रहे हैं और आप ऐसा पैसा लगा रहे हैं, सर आप बर्बाद होने निश्चित हैं। हम लोग टैक्सेशन करते हैं सर एफ एंड ओ की ट्रेडिंग का। आई विल टेल यू बिटर ट्रुथ, 90% ऑफ एफ एंड ओ ट्रेडर आर इन लॉस। 90% ऑन रिकॉर्ड है सर ये चीज, ऑन रिकॉर्ड। 90% ट्रेडर्स जो हैं सारे लॉस में, और जो 10% सर वो प्रॉफिट में है ना, वो सर एक्चुअल ट्रेडर है। अभी हम आएंगे उस पर, लोग ट्रेडर और इन्वेस्टर में फर्क नहीं कर पाते। वो सर और कुछ करते ही नहीं, उनकी लाइफ ही वो है, उनकी लाइफ वो जीते ही भाई। 24 घंटे काम कर रहे तो आप उसके जानकार हो जाते हैं, उनके पैटर्न्स को वो कनेक्ट कर लेते हैं। तो मछली जब पूरे समुद्र में घूमेगी तो उसको आइडिया रहेगा कहाँ कैसे निकलना है, ठीक है। वहाँ बड़ी मछलियां भी हैं, बड़ी मछलियां, उनसे बचना है, पॉइंट है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक और गवर्नमेंट का आपने अभी बीच में जिक्र किया था, जब 4 to 5% इन्फ्लेशन रेट गवर्नमेंट कह रही है कि चल रहा है, और एक आम आदमी जो अपनी नॉर्मल दिनचर्या को जी रहा है, वो ये फील करता है यार गवर्नमेंट कह रही है 4 to 5%, और मैं फील कर रहा हूँ कि 20% तो स्टील के दाम बढ़ गए, मैं फील कर रहा हूँ कि आयरन के रेट बढ़ गए, मैं देख रहा हूँ कि ग्रोसरी के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल और डीजल की तो हम बात ही छोड़ देते हैं। सही बात है। तो ये जो कॉमन पीपल फील कर रहा है और जो गवर्नमेंट 4 to 5% कह रही है, इस बीच का जो गैप है, इसको आप कैसे बताएंगे? सर देखिए, ये गैप जो है कैलकुलेशन गैप। ओके, आप ऐसे समझिए कि अगर कोई हवाई जहाज से देख रहा है जी किसी सिटी को, कंट्री को, उसको कैसे दिखता है, और आप अगर एक घर में बैठे हैं तो आपको वो सिटी या कंट्री, प्लेस दिखता कैसे दिखती है? इसको मैक्रो माइक्रो लेवल बोलते हैं, समझ गए हमारी टेक्निकल। बिल्कुल बिल्कुल। तो गवर्नमेंट सर वो प्लेन में बैठी है, वो ऊपर से देखती है, वो सबकी खिचड़ी बनाती है, सारे लोगों की खिचड़ी बनाती है, और उनसे एक एवरेज रेट निकालती है, और उसमें भी मैं कहूँगा ग्लिचेस है। ओके सर, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको कहूँगा, बहुत से एक्सपर्टों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, और इस पर रिवीजन चल रहा है, करंट गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। सर सीपीआई का जो कैलकुलेशन है, उसमें एक ग्लिच क्या है जिसके हम बारे में बात करना चाह रहे हैं। ग्लिच है उसका कैलकुलेशन मेथड। वो क्या करता है, वो कुछ चीजों को वेटेज कम देता है, कुछ चीजों को वेटेज ज्यादा देता है। लेट्स से आपका आलू प्याज का दाम है, उसको वेट दे दिया कि हम इसको इतना कंसिडर करें। आपका हेयर कट है, आपकी इसेंशियल सर्विसेज हैं, आपकी लेट्स से मेडिकल सर्विसेज हैं, वो इस टाइप से खाने पीने की चीजों को अलग रखा, इसेंशियल चीजों को अलग रखा, ट्रैवलर्स को अलग रख दिया, वो सब चीजों को कैलकुलेट कर, ट्रांसपोर्टेशन को ले लिया, ठीक है सर, तो रोजमर्रा की चीजें ले ली। और 299 चीजों में सर सारी चीजें कवर नहीं है, पॉइंट है, ठीक है। तीसरा ग्लिच बताता हूँ मैं आपको, एक ऐसी कॉस्ट जो आजकल सबको मार रही है सर, स्कूल की फीस। स्कूल की फीस को वेटेज ही नहीं दिया गया उसके अंदर। ओके, सीपीआई के अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ बुक्स की जो कॉस्ट है जी, उसकी वेटेज है। बुक्स की कॉस्ट कितनी होती है सर स्कूल फीस के कंपैरिजन में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 10% भी नहीं है। आज अगर आप मीडियोकर फैमिली से बात करो सर, उसका रोना ही है कि मेरे को स्कूल की फीस बढ़ गई। तो ऐसा क्यों है कि सीपीआई में? सर देखिए, सीपीआई में ऐसा, जब ये सीपीआई का मेथड बनाया गया पुराने समय में, उस समय में सरकारी स्कूलों को फ्री माना जाता है। प्राइवेटाइजेशन या इन चीजों का तब तक इतना था नहीं, वो मेथड पुराना हो गया है। पर जब इतनी सारी चीजों में चेंज हो रहा है तो इसमें भी चेंज होना, ये सर चेंजेस लाए हैं। पर एक्चुअली हमारा जो डेमोग्राफिक है ना सर कंट्री का, वो इतना डाइवर्सिफाइड है कि मैं भी इसको कहूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि इसको रिवाइज करिए, पर सर इसको रिवाइज करना भी अपने आप में बहुत टीडियस टास्क है।
चैलेंज है। क्योंकि आप ये समझिए कि जो चीज आप यहाँ साउथ में खाते हैं, नॉर्थ में खाते हैं, वो साउथ में नहीं खाते। ठीक है सर, जो कुछ चीजें नॉर्थ में हो रही है वो साउथ में नहीं हो रही है। साउथ में नहीं हो रही। अगर हम बात करें कि कुछ लोग BMW कार्स खरीद रहे हैं, कुछ लोग मारुति खरीद रहे हैं, तो उनके जो प्राइस इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो कैसे आप उसको वेट करें, वेरी टीडियस टास्क। बट बिकॉज ऑफ द AI फीचर्स नाउ, बिकॉज ऑफ द एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और रिकॉर्ड और डेटा जो गवर्नमेंट के पास में आज के समय में है, अब ये पॉसिबल हो जाएगा। और मेरा सजेशन तो देखिए सर, रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, सजेशन तो क्या क्या है, रिक्वेस्ट ये है कि एक CPI पे नहीं काम करें। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पूरे देश का इन्फ्लेशन रेट 4%। जब डाइवर्सिफाइड है तो आप पर्टिकुलरली एरियाज डिवाइड कर लीजिए। इसमें क्योंकि कॉमन पीपल सबसे ज्यादा पिस रहा है ना, क्योंकि जिसको डिपेंड ही जो आलू और प्याज और चटनी पर है। हाँ। और उसके लिए यदि प्याज के रेट या धनिया के रेट या आलू के रेट बढ़ गए, उसके तो घर का पूरा बजट खराब हो सर। ये आपको समझ में इसलिए आएगा कि जब भी आलू प्याज का रेट बढ़ता है तो गवर्नमेंट उसको कम करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ जाएगा। अगर आपका हवाई जहाज का किराया बढ़ रहा है ना, उससे गवर्नमेंट को फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वेटेज कम है। पर आलू प्याज की ज्यादा है। अब सर अगर आप किसी हायर इनकम ग्रुप को पूछें आलू प्याज से उसको क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क ही नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़ता है एयर फेयर से। बिल्कुल। टिकट कितना बढ़ टिकट कितने उसे पड़ रहा है, 5 स्टार का कितना रेट हो चुका है। करेक्ट पॉइंट। उसमें वेटेज ही नहीं है। सर इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि कुछ हमारे इंडियन जो सोसाइटी है उसमें आज यंगस्टर की जो मेंटेलिटी क्रिएट हो रही है, वो चाहता है कि मैं फॉरेन चला जाऊं और फॉरेन में कुछ साल अपने आप को इन्वेस्ट करके वहां पर अर्निंग क्रिएट करके फिर आफ्टर 10 ईयर्स या 15 ईयर्स वापस आ जाऊं और इंडिया में सेटल हो जाऊं। इससे इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, सबसे पहला इफेक्ट तो आपने जो कहा वो ब्रेन ड्रेन का है। बंदा, आप देखिए पिछला रिकॉर्ड है कि जो भी लोग यहाँ से बाहर जाते हैं अर्निंग करने के लिए, लेबर क्लास को छोड़ के, जो स्किल्ड पीपल है वो वापस नहीं आते। पॉइंट है। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो लाइफ स्टाइल, उनको वहां पर डेफिनेटली यहाँ से बेटर मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा सर, उनके एक्सपेंसेस इतने हो जाते हैं कि वो इंडिया में आके वो मैनेज नहीं कर पाते एक्सपेंसेस को। क्योंकि सर जो इनकम आपको फॉरेन में मिल रही है, डॉलर्स में या किसी भी फॉरेन करेंसी में आपको मिल रही है, उसके रेशो में इंडियन इनकम आपको बहुत कम मिलने वाली है। आप कितने एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं वहां से, आप कुछ भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई IT का बंदा है, उसको यहाँ पर 10 से 12 लाख रुपए साल का मिल रहा है, उसका पैकेज सर वहां पे जाके 50 लाख के आसपास मिनिमम हो जाता है। इंडियन वैल्यूज 50 लाख रुपीज। ठीक है। अब 50 लाख रुपए वो वहां पे कमाना शुरू करता है। खर्चे उसके नो डाउट ज्यादा ही है वहां पर। अगर मैं कंपेयर करूं इंडियन सेविंग की और फॉरेन सेविंग्स, जस्ट लाइक आपने बताया कि एक बंदा 12 लाख रुपीस इंडिया में कमा रहा है और फॉरेन में 50 लाख इन इंडियन रुपीस, हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। 12 लाख इंडिया में कमाने वाला आदमी अगर एक मीडियोकर रेंज की जगह पर रह रहा है, वो सर मेरे हिसाब से 40-50% सेव कर जाए। अगर वो किफायती है तो होना भी चाहिए, उसे फाइनेंशियल नॉलेज है तो डेफिनेटली वो 50% अपना सेव करके अपना होल्ड कर ले, और आप कंपाउंडिंग करके जो हमने पहले डिस्कस किया उसको बढ़ा लेगा। अब सर बात आती है यूएस में जो बंदा 50 लाख रुपए कमा, सर आप विश्वास मानिए यूएस में जो बंदा 50 लाख रुपए कमा रहा है उसको लोन लेना पड़ेगा सीरियसली यूएस में रहने के, या उसको दूसरा कोई पार्टनर या उसकी वाइफ या कोई भी वो काम करेगा तब वो सर्वाइव करेगा। फिर यंगस्टर्स का माइंडसेट इतना सर माइंडसेट क्यों है? माइंडसेट फ्रीडम और लाइफस्टाइल इतना अच्छा है, नो डाउट यहाँ से बेटर है, तो वो लोग कहते हैं कि यार क्यों ना वहीं पे जाके खर्च किया जाए, कमाया भी जाए खर्च भी किया जाए। लेकिन सर एट द एंड ऑफ द टाइम, एक आप 5 साल का ही किसी का रिकॉर्ड देख लीजिए, कोई भी आपका फ्रेंड कोई भी गया, उसका 5 से 10 साल का आप रिकॉर्ड लीजिए, उससे कहिए भाई तेरे पास कितनी सेविंग्स है, और वही आप इंडियन बंदे की सेविंग देख लीजिए, बहुत ह्यूज डिफरेंस है सर। 4 टाइम्स का डिफरेंस मैंने आपको बताया। बिल्कुल आप बता रहे हैं कि उसको लोन लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। मैं कह रहा हूँ सर 12 लाख वाला यहाँ पे घर भी बना गया हो क्या पता अपना, ठीक है, और वो वहां पे रेंटेड या प्रीमाइस में रह रहा हो, फिर भी वो कार वगैरह खरीदने के उसके लिए पैसे नहीं होंगे। तो ये माइंडसेट सर कॉस्ट ऑफ लिविंग और माइंडसेट सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर डेफिनेटली जितना हमारे पास लीगल लॉज हैं उतनी फैसिलिटीज नहीं है। अगर आप यूएस और कंट्रीज में देखें, डेवलप्ड कंट्रीज में, वहां पर लॉज भी और फैसिलिटीज भी बैलेंस्ड है।
आपको ऊपर लॉबी लग रहा है, आपको फैसिलिटी भी उतनी मिल रही है अच्छी खासी। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल आपको अगर बच्चे का दांत निकलवाना है, ठीक है सर, आप जाइए, मुझे लगता है कि टीयर 2 सिटीज में 100-200 रुपए में निकल जाएगा। 200 रुपए चार्जेस रहते हैं टीयर 2 में, टीयर 1 में तो Tier आपकी two इच्छा है में आप कितने महंगे तो 1000 पर ठीक जाना है। है आपको। और आप सर यूएस में जाइए, सर यूएस में अगर आपके पास में इंश्योरेंस कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास में लाख रुपीज आप रख लीजिए, लाख रुपीस रख लीजिए, जाइए। बात आपकी ठीक तो है, ये बट डिफरेंस है। इसमें साथ के साथ जस्ट लाइक हम जब 90s की बात करते हैं तो वहाँ 1 रुपीस की बहुत वैल्यू होती थी, बिल्कुल 2 रुपीस 10 रुपीस की तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी ठीक है। हमारे लिए। हाँ आज के यदि यूथ को हम कंसीडर करें तो 100 रुपीस की वैल्यू नहीं लेती, और वो उस जो ये इन्फ्लेशन है इसको सीरियसली भी नहीं लेते। नहीं लेते। इसके बारे में आप क्या देखिए, यूथ को इसका कहना चाहेंगे? रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। यूथ में भी स्पेसिफिकली वो यूथ है जिसको एक्यूमुलेटेड वेल्थ मिली। जो हमारी ऑब्जर्विंग है वो ये है कि अगर कोई यूथ जिसको एक्यूमुलेटेड वेल्थ पीछे से मिली हुई है, और आप ये समझ लीजिए हम लोग 90s के बॉर्न आउट हैं सारे, तो 90s के टाइम पे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी थी, पॉइंट है। और वो एक ऐसा समय था जिसमें हर इंडियन वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहा था, और मैं कहूँगा सर वो क्रांति थी। इसलिए मुझे लगता है शायद इंडिया आज की डेट में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आप कहें कि सर क्या हो गया क्या नहीं, कोई आप बताइए क्या इतना एक्स्ट्रा हुआ इंडिया में, क्या हमने डेवलप कर लिया कि हम 5वें लेवल पे आ गए? सर वेल्थ एक्यूमुलेशन वाज द रीजन। हमने अपनी वेल्थ को बाहर नहीं जाने दिया, खर्च कम किया उस समय पर 90s में। और आज क्या कर रहे हैं हम लोग जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ज्यादा। पॉइंट यंगस्टर क्या सोच रहा है कि मेरे को तो बस लाइफ जीनी है, और वो बुरा नहीं है, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके माँ बाप जिंदा नहीं रहेंगे फ्यूचर में, पहली बात, ठीक है, और आपके साथ बच्चे होंगे जो आपकी लाइबिलिटी होंगे उस टाइम पर। मनी मैनेजमेंट नहीं है। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी अब बढ़ी है, बल्कि आप समझिए लोग कोर्सेज ऐसे कर रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल नॉलेज है, लेकिन वो उसको सीरियसली नहीं लेते। सीरियस नहीं, वो कहते हैं एंजॉय करो। सर एंजॉय करना चाहिए, बट पहले आप एंजॉय करने से पहले वेल्थ क्रिएट करिए। एंजॉय किससे करेंगे आप? इंडियन का जो मैंने आपको बताया 100 रुपीस की वैल्यू नहीं है आज के टाइम पर, और जो आप फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहे थे कि वहाँ 60 लाख रुपीस भी कम हो जाते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल की, वही अब इंडिया अडॉप्ट करता जा रहा है। एग्जैक्टली। देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन जो अगर मैं कहूँगा पैसे की वर्थ गिरी है हमारे लिए, उसका रीजन है कि हम डॉलर के प्रति बहुत आकर्षित हैं। ऐसा नहीं है कि डॉलर की गिरने की या रुपीस की गिरने की वजह सिर्फ और चीजें हैं, इकोनॉमिकल चीजें भी नहीं है, हमारा सेंटिमेंट भी है। हम पहले अपनी चीजों में संतुष्ट थे, अभी हमें क्या है सर, अभी हमें ब्रांडेड कपड़े चाहिए, अभी हमें ब्रांडेड आइटम चाहिए, और ब्रांडेड भी यहाँ के नहीं चाहिए, हमें चाहिए यूएस के ब्रांड्स। ठीक है, अब जब आप यूएस के ब्रांड्स की तरफ जाओगे तो सर वहां पर तो सर डॉलर में चलता है ना, और डॉलर सर 100 पहुंचने वाला है, फिर हमारा वो क्रेडिट कार्ड आ जाता है। ठीक है, फिर सारी चीजें आएंगी सर उसके पीछे। आप जब पश्चिमी सभ्यता की तरफ जाओगे ना, वो बर्बाद सभ्यता है, मैं आपको बहुत क्लियरली शब्दों में कहता हूँ, एंड आई हैव बीन ऑडिटिंग दोस पीपल। मैं उन लोगों की फाइनेंशियल सिस्टम देख रहा हूँ, मेरे क्लाइंट भी शायद जो हिंदी समझते होंगे तो देख रहे होंगे, राइट, और वो जानते हैं इस बात। वो लोग एक्चुअली आप समझ लीजिए यूएस में मैक्सिमम पीपल इंडेटेड है, वो डेट के अंदर दबा हुआ। उसका रीजन है कि उन लोगों के पास में वेल्थ एक्यूमुलेशन की सेंस नहीं है। ओके, इंडिया में आज भी है, हम लोग बात कर रहे हैं, बट इंडिया में आज भी सेंस उतना है, पर कम होती जा रही है, कम होती है। हमारी चिंता न्यू जनरेशन जो आ रही है, न्यू जनरेशन आ रही है, ठीक है, तो वो लोग बिल्कुल बेकार कल्चर है उनका, क्या है, हैंड टू माउथ है। वो आपको कमाएंगे, खर्च करेंगे, हर वीक उनकी वेकेशन है, हर उनको कुछ ना कुछ कोई भी इक्विपमेंट लेना है, कोई भी गैजेट लेना है, ठीक है। इंडियंस आज भी थोड़ा सा स्पेंडिंग अच्छे हैं, बट डेफिनेटली उनसे हम लोग इंस्पायर होते जा रहे हैं और वो कल्चर लेते जा रहे हैं, और उसे सर हम अपनी वेल डिटेरियोरेट कर रहे हैं। बट यदि ये ऐसा चलता गया तो फ्यूचर में इंडिया की इकोनॉमी तो और डाउन आ जाएगी। सर आपको यूएस इकोनॉमी क्या फीचर दिखता है? आइडिया नहीं सर, आप देखिए, आप उसको फील करिए यूएस इकोनॉमी। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, इतने मतले हुए क्यों हैं, इधर हाथ क्यों मार रहे हैं? नहीं, यूएस की इकोनॉमी आज के टाइम में जो न्यूज आती है वो तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डाउनफॉल है, उसे तो बस पैसा चाहिए, वो बबल क्रिएट कर रखा है, बबल है, वो बहुत तगड़ा बबल, और वो ऐसे गिरेगा कि मुझे लगता है लोग सड़कों पे आएंगे। ओके, ठीक है, तो कोई मुझसे कहता है कि लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है सर, वो उसका डाउनफॉल चाहिए। और इंडियन की इकोनॉमी? सर इंडिया इकोनॉमी है मीडियम है, ना तो ये एकदम से गिरने वाली है, और ना ही इसमें कुछ अभी ग्रोथ इतना बहुत अच्छा दिख रहा है। चलो उस पर हम बात करेंगे, अभी फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि
मनी मैनेजमेंट की इंडियंस में अभी प्रॉब्लम्स जो दिखती नजर आ रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये क्रेडिट कार्ड और लोन है क्या? जी, वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आई से। क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड और लोन क्यों है, क्योंकि इसकी पहले इजी अवेलेबिलिटी नहीं थी, ये आराम से नहीं मिलता। अभी आपको ऑन द फिंगर टिप्स मिलता है। आज रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे क्रेडिट कार्ड मिल जाता है चलते चलते। सर आप क्रेडिट कार्ड छोड़िए, आप फोन में ले लीजिए क्रेडिट। फोन में ले लीजिए, आपके जितने भी मनी एप्स हैं बिल्कुल, वो आपको फोन पे क्रेडिट दे देते हैं, आप ले लीजिए लोन। और देखिए इसका सबसे बड़ा इशू क्या है, अगर आपकी जेब में 100 रुपए तो आप 90 रुपए खर्च करने का सोचते हैं, 10 बचाने का सोचते हैं। अब आपकी जेब में 100 रुपए है और 100 रुपए का क्रेडिट है, क्रेडिट कार्ड है। सर आपने कभी ये सोचेंगे ही नहीं कि मेरे जेब में 100 रुपए, आप हमेशा सोचेंगे मेरे जेब में 200 रुपए, आप 180 खर्च करें। पॉइंट है, और वही चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और ये एक्चुअली एक मैं कहूंगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, इसमें मैं किसी का कमी नहीं बोल रहा, मेरे लिए भी ऐसा ही होगा। अगर मैं कोई क्रेडिट लेके बैठूंगा तो मेरे को पता है कि मैं यार 100 रुपए का आदमी नहीं, मैं 200 रुपए का, मैं 200 स्पेंड कर सकता हूँ, तो मैं 200 स्पेंड कर। तो क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल फ्रीडम देता है या ट्रैप है? सर क्रेडिट कार्ड मैं आपको कहूंगा, क्रेडिट कार्ड में एक वाइडर टर्म यूज करता हूँ, लोन, उसमें सारा कुछ कवर। लोन या क्रेडिट कार्ड कोई भी चीज है, ये सिर्फ सर एक ही बंदे के लिए होता है, और वो सिर्फ बिजनेसमैन है और कोई नहीं। ओके। अगर आप बिजनेसमैन नहीं है या इन्वेस्टर भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, जो पैसा बनाता है, बेसिकली बिजनेसमैन कौन है, जो पैसे से पैसा। अगर आप पैसे से पैसा नहीं बनाना जानते हैं और आप क्रेडिट कार्ड या लोन ले रहे हैं, तो सर आप एक्चुअली अपनी वेल्थ को घटा रहे हैं। आप मतलब मेरे हिसाब से साधारण शब्दों में मूर्खता कर रहे हैं। यदि मैं थोड़ा सा एक बात करूं कि जो आज का यूथ है और एक गैजेट को, एक मोबाइल फोन को, वो 1.5 लाख का फोन है और उसकी अर्निंग 20,000 या 30,000 है, और वो क्रेडिट कार्ड पर उस फोन को परचेज करता है, वो सही है गलत है? सर वो ब्लंडर है, सही गलत तो दूर की बात है, वो सुसाइड है, फाइनेंशियल सुसाइड बोलते हैं सर इन चीजों को। फाइनेंशियल सुसाइड क्या होती है कि जानबूझ के अपने आप को बेसिकली दलदल में डालना, इसको लोन ट्रैप बोलते हैं। आप जान के हैरानी होगी आपको, सर क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट आता है ना इफेक्टिव 40% तक पहुंचता है, 40% ईयर, 35 to 40% भी क्रेडिट कार्ड चार्ज करते हैं। ओह माय गॉड। अब ये लोग समझते कब है, जब उनकी ईएमआई बनती है, और ईएमआई पे भी समझ नहीं आता उनको, क्योंकि क्रेडिट कार्ड देखिए, अगर आपको क्रेडिट कार्ड वाले बोल देना कि तुमने 1 लाख रुपए का मेरे से लोन लिया और मुझे 40,000 रुपए का ब्याज आज दे दो आप, सर कोई क्रेडिट कार्ड खरीदेगा नहीं खरीदेगा। वो क्या है सर, इसमें साइंस लगाते हैं, वो कहते हैं आपने 1 लाख रुपए का फोन खरीदा है, ठीक है, हम आपसे 10,000 रुपए की ईएमआई लेंगे। अब सर वो बंदा सोचता है 10,000 रुपए की ईएमआई क्या है, उसमें भी 4-5 चीजें टेक्निकल टर्म्स दे देते हैं, जिससे बंदा कंफ्यूज हो जाए और कहेगा ठीक है यार तुम लो लॉन्चेस आपको देंगे। और इफेक्टिव रेट सर 35 से 40% होता है, विच इज अराउंड 3% अ मंथ, 3% इन अ मंथ, ठीक है सर। तो आप ये समझिए कितना बड़ा ट्रैप है। जो बंदा 20,000 रुपए कमा रहा है, वो बंदा कैसे इसको भरेगा और कब तक इसको कोप अप करेगा? इनडायरेक्टली यूथ जो जॉब कर रहा है, जो एक एम्प्लॉय है, उसको लोन और क्रेडिट कार्ड से बचना चाहिए सर, बिल्कुल, उसको तो अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। अब बात आती है कि सर फिर तो कोई लोन नहीं लेगा। सर लोन, मैंने आपको पहले शब्द में कहा, आप अगर लोन के पैसे से पैसा बना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे लोगों को समझ आए, बहुत सिंपल है। बिल्कुल। देखिए एक बिजनेसमैन वो 12% या 14% पे लोन उठाता है, मान लीजिए 1% महीना हो, 1% महीने पे लोन उठाता है, उसने 1% महीने पे लोन उठाया, और सर उसके बिजनेस का जो प्रॉफिट मार्जिन है, समझ लीजिए जो कमाई, वो 10% है, महीने में ही कमा लेता है, उसके लिए बेनिफिट सर, वो उसके लिए एसेट है। तो हम लोग जनरली फाइनेंस लैंग्वेज में कहते हैं कि लोन इज एसेट फॉर समवन एंड इज लायबिलिटी फॉर समवन। तो एम्प्लॉय के लिए वो लायबिलिटी रहती है और बिजनेसमैन के लिए वो एसेट है। हाँ, इसमें एक और चीज ऐड करूंगा मैं जी, ऐड ये करूंगा सर, आजकल जो सबसे बड़ी मूर्खता है ब्लेंडर यंगस्टर कर, वो क्या कर रहे हैं कि उनको पता लगा है कि एफ&ओ में एकदम से बनता है, और सर आप सोचिए कि एक कहावत है ना कि सर वो नीम पे जो है करेला, ये वैसा करते हैं लोग। कैसे करते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड से उठाया या क्रेडिट लिमिट यूज करी जी, और सर उसको एफ&ओ में ठोक दिया। अब सर मैंने आपको बताया 90% चांस है आप लॉस करोगे, 90% चांस में आपने लॉस किया, सिर्फ एफ&ओ लॉस नहीं किया आपने,
अब जो 1 लाख रुपए आपका 1 गया है, लाख रुपए गया। उस पे 30-35-40% आप ब्याज और भरोगे साहब। और फिर वो घर पर सीधा आते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि फिर वो रिकवरी मैन आएगा, रिकवरी मैन घर तक पहुंचेगा, मैं क्योंकि आपको वो प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ सर, 20,000 की सैलरी का बंदा है, हम्म, मैं उसकी टैक्सेस देखता हूँ। हम्म, और टैक्सेस क्यों देखता हूँ आपको, अगर सर 20,000 बंदा टैक्सेस क्यों देता है, मैं एफ एंड वजह से उसकी टैक्स में प्रोफाइल है। और उसका सीन क्या है सर, वो अभी पिछले 3 साल से अपने लोन फिल कर रहा है और 1 रुपए घर नहीं ले जाता, क्रेडिट कार्ड को पे ऑफ कर रहा है। ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है जो इसमें यूथ को बहुत बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ठीक है, अगर आपके पास एफ एंड में आपको बहुत ही ज्यादा इचिंग है, सीधी सी बात, आपको पैसा ही बर्बाद करना है, तो आप अपने 100 रुपए आपकी जेब में, आप 10 रुपए खेलिए जुआ, कोई दिक्कत नहीं। आपको किस्मत आजमानी तो ठीक है, बस बात। लेकिन 100 रुपए का तो वो 10 रुपए ही तो उनको 100 तक पहुंचा देते हैं, प्रॉब्लम ये है। 100 ही खत्म होंगे ना, 100 ही खत्म होंगे। मैंने 100 यूज किया। पॉइंट है। एक और चीज मैं आपसे कंसर्न करना चाहूंगा कि आजकल ना जो यूथ है, जो थोड़ा सा माइंडसेट अलग रखता है, वो ये कहता है कि इक्वल मनी होनी चाहिए सभी के पास, कि ये Equal कई जगह starting of इक्वल, money। हाँ, कि सभी के पास वो ये बेशक बचपन में मेरा ड्रीम था। कि हर कोई इक्वलिटी पे होना चाहिए, बेशक वो अंबानी हो या कोई भी XYZ पर्सन हो, सबका इक्वल वेल्थ रहना चाहिए। इक्वल इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, अगर मैं टेक्निकल टर्म में इसको इक्वलिटी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ इनकम इकोनॉमिक्स में बोलूं, इसका सिंपल सा शब्द मतलब है कि आप सभी में बराबर पैसा बांट दीजिए। सर देखिए, पॉसिबल तो है, कर सकते हैं। आज गवर्नमेंट रूल लेके आए कि भाई ठीक है, आप सब अपनी वेल्थ इकट्ठी करिए एक जगह और हम सबको इक्वल डिवाइडेड बाई 140 करोड़ और हम इसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। सर इससे प्रॉब्लम आएंगी और इकोनॉमी 100% डाउनफॉल हो जाएगी। इसका रीजन क्या है कि जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है, उनको आज 1 रुपया नहीं मिल रहा, उनको बराबर मिलना शुरू हो जाएगा। और जो लोग बहुत मेहनत करके बहुत कमाते हैं, ठीक है, उनको उतना मिलेगा जो कोई मेहनत नहीं कर रहा, इसको मिल रहा है, बराबर हो जाएंगे। तो जो मेहनत नहीं कर रहा वो तो और हरामी हो जाएगा, सिंपल शब्दों में। और जो मेहनत कर रहा था वो या तो देश छोड़ के भागेगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर जाके मेहनत करेगा, मारेगा सर उसके पास, और या फिर वो वैसा ही बन जाएगा, या फिर वो वैसा ही बन जाएगा कि ठीक है मैं भी नहीं कमा, मुझे ले दो। और फिर इंडियन को जो कंट्री देगा और गवर्नमेंट कहाँ से लेगा? गवर्नमेंट कहाँ से? ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल है, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी इकोनॉमी में। सर अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आज पूरे इंडिया में फेमस हो रहा है, गोल्ड। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि आपको 1 साल तक गोल्ड नहीं लेना है। और वही चीज जो हमारे इंडियन कल्चर में, ट्रेडिशन में, हमारे घर में शादी होती है, कोई अच्छी खुशी आती है, तो हर जगह गोल्ड प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हर किसी फैमिली को ये लगता है ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और वही चीज यदि कंट्री के जो फर्स्ट मैन है, सेकंड मैन क्योंकि प्रेसिडेंट के बाद आते हैं, वो अनाउंस कर दें कि आपको गोल्ड नहीं लेना है, तो पूरे इंडिया में इस चीज का क्या मैसेज जाता है? देखिए, मैं अगर आपको कहूँ गोल्ड पर पहले तो बात करता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा वो अपनी जगह ठीक है, ओके, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। रीजन क्या, सिचुएशन ऐसे बन चुके हैं। वो कुछ साल पहले कहते तो शायद हमें अटपटा लगता, अभी मीम बन रहे कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा मत लो गोल्ड, मेरे पास नहीं है। ये सब चीजें आप उसको एक एंगल से देखिए कि क्यों कहा गया। और आप देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रील्स और उसको बेस करके डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। हमें डेटा देखना चाहिए, हमें एक्चुअल फिगर्स देखनी चाहिए कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है या फाइनेंशियल स्टेटस क्या है इंडिया का। देखिए, गोल्ड का सबसे बड़ा इशू क्या है कि इंडिया में हर साल हम लोग 800 टन गोल्ड खाते हैं। 800 मतलब कंज्यूम, मतलब खरीदते हैं। खाने का मैंने शब्द इसलिए यूज किया सर, 800 टन का क्या करते हैं? बिल्कुल, ठीक है, 800 टन गोल्ड हमें चाहिए एवरी ईयर। और आपको जानकारी हो कि साल में कितना टन गोल्ड हम बनाते हैं इंडिया में? 1 टन, 1 to 2 टन। सिर्फ 1 से 2 टन गोल्ड हम प्रोड्यूस करते हैं। 800 टन सर भूल जाइए, 1 से 2 टन को हम पूरा का पूरा इंपोर्ट कर रहे हैं। पॉइंट है, ठीक है, मैटर ही नहीं करता। अब सर 800 टन आप गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और सर सबसे बड़ा इशू क्या है, वो गोल्ड रुपए में नहीं मिलता, डॉलर में, वो डॉलर में मिलता है। तो हम लोगों को दोहरी मार पड़ती है। दोहरी मार क्या है? पहले तो जाके डॉलर खरीदो जो कि बढ़ता ही चला जा रहा है, फिर जाके आप गोल्ड खरीदो जो भी बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज सर, उस गोल्ड का आप कर क्या रहे हैं, इस पे बात हूं मैं। आप उस गोल्ड का क्या कर रहे हैं? पर्सनल यूज, ठीक है। इंडस्ट्री में 2% गोल्ड यूज होता है, मतलब 800 टन में से सिर्फ 16 टन आप इंडस्ट्री में यूज करते हैं।
जिसका हमें कुछ प्रॉफिट होता है। बेसिकली हम कहीं घड़ी और इन चीजों में लगाते हैं या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में लग गया, ठीक है, उसमें आप निकाल के उसको बेचते हैं, उसको कुछ हम बेनिफिट। तो सर इतनी मोटी चीज आप सिर्फ ऐशो आराम के लिए यूज कर रहे हैं, और जहां पर आपका देश जो है बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो अगर आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गोल्ड, मैं तो कहता हूँ सर ये 1 साल नहीं 5 साल पहले से कहना चाहिए था। ओके, आज तो लेट है। ओके, 5 साल पहले अगर हमें कहा होता कि भाई गोल्ड कम खरीदिए, फाइनेंशियल लिटरेट पीपल को पता है। अब ठीक है सर, मैं अगर इन्वेस्टर अगर देखूंगा कि गोल्ड बढ़ रहा है, मैं तो इन्वेस्ट करूंगा, पर सर मुझे अपने लेवल पे भी देखना चाहिए कि मैं अगर गोल्ड ही खरीदते चला जाऊंगा, और आपको बता दूं इन्वेस्टर के लिए भी जो हाइप हो रही है कि गोल्ड खरीद लो, सर अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में 5 से 10% से ज्यादा गोल्ड खरीद रखा है ना सर, तो आप अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं जानते हैं। ओके, आपके सर देखिए गोल्ड क्या करता है, गोल्ड कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का काम से ज्यादा वो हेजिंग करता है। हेजिंग का मतलब ये कि कभी भी मार्केट नीचे जाएगी या कभी भी युद्ध होगा, इमरजेंसी आएगी, तब गोल्ड रंग दिखा। ये ठीक है, कुछ 5-6 सालों से एकदम से उसमें एक्सेप्शनल ग्रोथ हुई है, वो पैनिक हुआ है। लेकिन अगर आप गोल्ड की हिस्ट्री देखेंगे तो गोल्ड लोग क्यों रखते थे या क्यों खरीदा जाता था? पैनिक की सिचुएशन में, या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गई, कुछ भी डिजास्टर है, युद्ध हो गया, कुछ हो गया। अब सर आपने गोल्ड क्यों खरीद लिया इस बार की बढ़ रहा है? सर क्या हो कि गोल्ड का सब्स्टिट्यूट निकला है? व्हाई डोंट यू थिंक लाइक दिस? क्या हो कि सर जैसे जो आपके लैब डायमंड्स निकले हैं, डायमंड का भी खरीद लो। और आज मोस्टली जो टर्म्स क्रिएट हो रही हैं, जस्ट लाइक क्रिप्टो आया और ये आया, गोल्ड का सब्स्टिट्यूट ऐसा भी कोई आइटम बन सकता है? डेफिनेटली सर, कोई भी मान लीजिए, मैं कहता हूँ टेक्निकल एडवांसमेंट ऐसा हुआ, कोई लाइट ऐसी बन गई जिसको वेयरेबल हो जाए, उसको पहनने लगे लोग, गोल्ड से ज्यादा सुंदर लगे, तो आप गोल्ड खरीदो तो उसको खरीदो। सर जैसे आपने अभी गोल्ड का बताया, ऐसे ही हर किसी के माइंड में है कि मार्केट क्रैश होगी, और मार्केट क्रैश में शेयर मार्केट पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, कॉमन मैन पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट लैंड में हो रखी है उनको भी बड़ा डर है, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन फील्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको भी बहुत डर है। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट क्रैश होगी? देखिए सर, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो उसका नेचर रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसमें करेक्शन आता है, जैसे कहते हैं 25 ईयर्स। हाँ, मैं इसको क्रैश नहीं बोलूंगा, करेक्शन ही बोलूंगा। ओके, क्योंकि देखिए करेक्शन का मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने ट्रेडिंग करके या बाहर से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने आके यहाँ पे फंड लगाया, उससे मार्केट ऊपर गया। अभी जो स्टॉक मार्केट का जो क्रैश की एक्सपेक्टेशन है, नो डाउट वो है, चांसेस 50% है कि आपकी स्टॉक मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। और नीचे आने का या क्रैश का मतलब होता है 10 to 20%, ओके, ठीक है। तो वो चांसेस क्यों बन रहे हैं? क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर्स पूरी कैटेगरी जो है वो रेगुलरली पैसा बाहर निकाल रही है इंडियन स्टॉक मार्केट से, और उसका एक मेजर रीजन है कि उनको अट्रैक्टिव रेट्स मिल रहे हैं यूएस बॉन्ड्स के। यूनाइटेड स्टेट्स के जो बॉन्ड्स हैं उनके रेट इकोनॉमिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने के बाद भी उन्होंने घटाई नहीं। तो उसमें क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पैसा अपना वहां पर शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि 2 रीजन है। एक तो इंडियन स्टॉक मार्केट लास्ट पूरे 1 ईयर का आप ट्रैक देखें तो डाउन ही जा रही है, और ऐसी सिचुएशन में बहुत चांसेस बन जाते हैं क्रैश के। क्रैश आता है रेगुलर डाउन के बाद, और वो बड़ा क्रैश होता है, तो डेफिनेटली चांसेस है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि क्या इंडियन इन्वेस्टर को घबराना चाहिए, सर देखिए अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर 2 कैटेगरी है, एक ट्रेडर है, एक इन्वेस्टर है। अगर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठा है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं। रीजन, जितना करेक्शन सर आएगा वो वापस आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा ट्रेंड रहा है। कोई आप देखिए एक्सपेक्टेशन तो कोई नहीं रख सकता, बट स्टिल हम हिस्टोरिकल ट्रेंड देख के बता सकते हैं कि अगर आपका क्रैश आया भी है तो मार्केट, अभी आप रिसेंटली देखेंगे तो बहुत छोटा सा एग्जांपल, पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है जो सबसे वोलेटाइल एस्पेक्ट मानी जाती है, उसमें क्रैश आया 20% का, फिर सर्वाइव कर गई। तो हम तो सर काफी डेवलप्ड हैं उसके कंपैरिजन में, तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरने की जरूरत नहीं। तो क्रैश नहीं है, करेक्शन होता भी तो। नंबर 2, जो रिटेल इन्वेस्टर है या जो डेली इन्वेस्ट कर रहा है या ट्रेडर है, सर ट्रेडर को डरने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। ट्रेडर को अपना टाइम स्पेंड देखना पड़ेगा कि वो अगर 1 महीने के लिए पैसा लगा रहा है तो सर वो देख ले कब निकालना है उसको, ठीक है। तो दोनों कैटेगरी मैंने आपको बताई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ठीक है, फाइन, करेक्शन आते हैं मार्केट में, वो तो ऑब्जर्व करके चलते हैं। दूसरा जो ट्रेडर है वो डेफिनेटली डरना चाहिए सर, ठीक है। अब बात आती है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि प्रॉपर्टी मार्केट। देखिए जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है तो वो उसका मेजर रीजन इकोनॉमी होती है ज्यादातर,
कि आपकी इकोनॉमी में बबल क्रिएट हो गया फिर वो नीचे आया, आपकी इकोनॉमी की किसी ने पिक्चर बहुत बड़ी दिखा दी थी, वो सामने जब रियलिटी आई तो कुछ नहीं है, कोई जियोपॉलिटिकल ऐसी सिचुएशन आ गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो ये चीजें आप देखिए, इसमें अगर हम हार्ड एसेट की बात करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो सॉफ्ट एसेट है, हार्ड एसेट की बात करें सबसे पहले रियल एस्टेट अफेक्ट होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज की डेट में धीमे धीमे पैनिक बनता चला जा रहा है मार्केट में। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट रुक गई है धीमे धीमे। सर साथ के साथ मेरे को तो जो न्यूज है कि मेट्रो सिटीज में रियल एस्टेट का अराउंड 30 से 40% डाउनफॉल आ चुका है। मैं ये कहूंगा कि रेट डाउन का तो आई कैन नॉट अश्योर, बट जो बेसिकली ट्रेड्स हैं वो रुक गए। आपके सौदे नहीं जा रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए आपका माल नहीं बिक रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बिल्डर्स भी हैं उन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह भी होल्ड कर दी, और जो जिनके पास स्टॉक्स पड़े निकालने का सोच रहे हैं। अभी प्राइस में डाउन क्योंकि इतनी जल्दी नहीं आता है, हो सकता है अगर लगातार ये सिचुएशन रही फिर प्राइस डाउन आएगा। इसमें गवर्नमेंट ने सीधा क्लियर मैसेज दिया कि गोल्ड मत परचेज करो, अभी ये सारी चीजें जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, बट कहीं ना कहीं जो नॉर्मल मैन है, कॉमन मैन है, वो परेशान इस चीज के लिए है कि उसे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे लैंड परचेज करनी है तो मैं करूं या ना करूं, या पैसे को अपने पास बचा के रखूं। किसी इन्वेस्टर को कहीं इन्वेस्ट करना है, किसी को होटल बनाना है, किसी को कंस्ट्रक्शन क्रिएट करनी है कहीं पर, किसी को कहीं अपना इन्वेस्टमेंट पर्पज से अच्छा अमाउंट क्रिएट करना है, तो वो सब डरे हुए हैं। और इस टाइम पर गवर्नमेंट को कोई ऐसी क्लियरिटी देनी चाहिए कि इस सेगमेंट से रिलेटेड आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, पर इस सेगमेंट को आप थोड़ा सा सेव करके चले। जैसे उन्होंने गोल्ड के ऊपर तो क्लियरफाई कर दिया, बट उस गोल्ड से 365 डिग्री इफेक्ट पड़ गया, सस्पेंस क्रिएट हो गया। देखिए डेफिनेटली जब कोई इंडिया का एक पीएम खड़ा होकर बोल रहा है कि यार आप ये इन्वेस्टमेंट ही मत करिए, गोल्ड खरीदिए जी, और डेफिनेटली वो कहीं भी ऐसा पॉलिटिक्स में नहीं हुआ किसी ने ऐसा एश्योरेंस दिया हो कि आप इस सेक्टर में पैसा लगा दीजिए अपने डूब में, ऐसा कभी नहीं हुआ जी। तो मुझे लगता है ऐसा तो गवर्नमेंट हमें ऑप्शन नहीं देगी, बट हाँ वो हमें वहां से हटाएगी जहाँ प्रॉब्लम होने वाली है। तो डेफिनेटली गोल्ड से तो अभी मैं कहूंगा कि वैसे भी देश के लिए अच्छा है, आप ज्यादा उसमें ना करें, और है तो आप इंटरनली खरीद लीजिए। आपका घर में है तो आप किसी से एक्सचेंज कर लीजिए, बाहर से मत उसको पैनिक करिए किसी को मंगवाने के लिए। अब बात आती है सर हम कौन से एरिया में जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट। देखिए जब भी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आती है तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, हम इसको अगर नेगेटिव साइड से देख रहे हैं तो इसका बहुत पॉजिटिव साइड है। आप हिस्ट्री उठाइए, ट्रेंड ये रहा है कि जब भी मार्केट क्रैश हुआ है तो उसमें वापस अपनी पोजीशन जो वो रिवाइव करा है उसने वो बहुत तेजी से करा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में भी वेल्थ का सोच रहे हैं ना सर, और अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर जो शुरू से अपना पॉडकास्ट में लेते आ रहे हैं इसमें कि शुरू में मैं हमेशा कहूंगा कि इसमें आप अपनी रिस्क कैपिटल रखें सिर्फ। कई बार आदमी क्या होता है, पैसा बनाने का मौका है, मैं 100 के 100 रुपए में इसमें लगाऊंगा। नहीं, स्टॉक मार्केट आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप 100 के 100 रुपए एंटीमिलस आप ट्रेडर हैं, आप 10-20% रखिए, उसको आप ग्रो कराइए, ठीक है। तो ये जो करेक्शन आएगी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी। ऑब्वियसली जहां रियल एस्टेट में बबल बन चुके हैं वो करेक्ट होंगे तो आपको रियल एस्टेट में भी अपॉर्चुनिटी आनी है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये वेट एंड वॉच की सिचुएशन है कि यदि बाय चांस मार्केट क्रैश होती है तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपको ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं वो आप उनको पॉजिटिव साइड। आज की पोजीशन पे एक मेरी एडिशनल इसके अंदर सजेशन है कि आप रियल एस्टेट के अंदर आप फ्लैट में इन्वेस्ट नहीं करें, फ्लैट में इन्वेस्ट ना करें। रीजन बताता हूँ मैं आपको। अभी जो रिसेंटली डेटा पब्लिश हुआ है उसमें 2 करोड़ फ्लैट खाली इंडिया के अंदर। 2 CR फ्लैट्स आर वेकेंट। ओके, वहां पर रह नहीं रहा कोई। उसका रीजन है कि जितना भी ये जो फ्लैट बेचे ना लोगों ने कह के कि ये लेविश है, लग्जरी है, गुड़गांव आप देखिए कितना सेल आउट हुआ है, ये पेंट हाउस है और ये 100 करोड़ 200 करोड़ की कौन खरीदने वाला। आप एक चीज समझिए सर, 5 करोड़ का अगर आपका एवरेज फ्लैट गुड़गांव में बिक रहा है, 5 करोड़ का फ्लैट खरीदने के लिए सर बंदे की जो एनुअल इनकम है वो मेरी नजर में कम से कम सर 10 करोड़ को होनी चाहिए। मुझे बताइए सर गुड़गांव में कितने लोगों की 10 करोड़ एनुअल इनकम है? 5 करोड़ भी बता दीजिए। 0.% ठीक है। तो अब जब इनको बेचने जाएंगे बबल कैसे फूटता है, पॉइंट है, जब आप इनको बेचने जाएंगे रीसेल में जाएंगे आप सर बंदा ही नहीं मिलेगा क्योंकि आप डीलर नहीं। पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि इसका बबल फटता है और एक रियल एस्टेट में टाइम इनमें ना। आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि यदि कोई बंदा आपको डीलर यदि कोई सेल कर रहा है और वो प्रॉपर्टी 1 CR की है या 2 CR की है, तो आप अपने माइंडसेट को इतना रखिएगा कि वो 2 CR की प्रॉपर्टी को 2.5 की आप खुद सेल कर पाएंगे। कैसे क्या कर पाएंगे?
ये सोच लिया, ये सोच आप ली। एक काम करिए, आप पेपर लेके निकल जाइए और अपने रिलेटिव से नोन में जाइए कि भाई मेरे पास एक फ्लैट है, आप उसको 2.5 का लेंगे क्या, देख लीजिए, आपको रियलिटी पता वो सर्वे आपको एक्चुअल सिचुएशन बता देगा क्या Exactly. सिचुएशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सर एक और चीज आती है कि आजकल यंगस्टर का जो माइंड है वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी पे चल रहा है। उनका माइंडसेट है कि 40 की एज में मैं रिटायरमेंट ले लूं और उसके बाद एक वेल सेटल्ड अपना सब सेटल्ड चीज हो जाए आफ्टर 40। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सर देखिए, अगर आप पहला क्वेश्चन मुझसे पूछे, प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके। आप 40 छोड़िए, अगर आप पहले अर्ली और करना चाहें 30 साल तो भी रिटायर हो सकते तो उसको अर्निंग कब से स्टार्ट करनी पड़ेगी? हैं। ये है मेन, ठीक है ना। अर्निंग भी मैं कहूँगा सर, देखिए फाइनेंस में एक आप फॉर्मूला बेसिक सा समझ लीजिए कि अगर आप रिटायर होना चाहते हैं, जिस दिन आप रिटायर होना चाह रहे हैं उस दिन आप ये देखिए कि आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है, या एनुअल लगा लीजिए। आपने एनुअल एक्सपेंसेस आप मान लीजिए 1 लाख रुपए खर्च करते हैं जी। और आपका 12 लाख रुपए का खर्चा है साल का। सर आप उसमें कम से कम 25 की मल्टीप्लाई करिए, कम से कम 25 मल्टीप्लाई करिए उसके अंदर, ओके। या सेवर साइड के लिए 30, ठीक है सर। तो आप अगर 30 की मल्टीप्लाई करते हैं तो सर अगर आपके पास में 3.5 करोड़ रुपए है आज, सर रिटायर करें। मतलब यदि आपके पास 3.5 करोड़ रुपए प्रेजेंट में है, आपके अकाउंट में है, अकाउंट में, और लिक्विड, लिक्विड, यहाँ पर भी कंडीशन लगाऊंगा सर, हाँ लिक्विड, लिक्विड, किसी एसेट में फंसा हुआ वो सर मेरे लिए बेकार है। बेकार। क्यों? अब इसको समझ लीजिए, 3.5 करोड़ या 3 करोड़ में आपको बोल रहा हूँ, वो फंड हम लगाएंगे अर्निंग पे, वो कमाएगा। कैसे? सर उसके अंदर आपके मेथड्स हैं, आप कुछ फंड, पार्ट ऑफ द फंड सेफ फंड एफडी में रखेंगे, पार्ट ऑफ द फंड, क्योंकि वो लिक्विड भी चाहिए आपको, कोई एकदम से इमरजेंसी आ सकती है, पार्ट ऑफ द फंड आप एसआईपीज में रखेंगे, या हम उसमें एक SWP बोलेंगे, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। उसमें क्या होगा, आपको 1 लाख रुपए महीने चाहिए, आपने लेट से 1 करोड़, मैं 3 के मान लीजिए 3 पार्ट करता हूँ, 1 करोड़ मैंने एफडी में डाला, 1 करोड़ मैंने म्यूचुअल फंड्स में SWP किया, और 1 करोड़ मैंने किसी एक एसेट में किया जो मुझे रेंटल इनकम देती है। वो डिपेंडिंग अपॉन द पीपल, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस हो सकता है। तो अभी मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो 1 करोड़ रुपए आपने SWP में लगाया, वो आपको हम उसमें 1 लाख रुपए महीने की एक कंडीशन लगाएंगे कि हमें 1 लाख रुपए महीने निकालना है इससे। 1 करोड़ पे 1% से वो 1 लाख रुपए कमाई आती है। म्यूचुअल फंड 1% से ग्रो कर रहा है, तो आपका 1 करोड़ रुपए इंटैक्ट रहेगा, वो हिलेगा नहीं, और आपको उससे कमाई आ रही है जो आपके खर्चे जला देगी। पॉइंट है। थ्रू द टाइम इन्फ्लेशन भी एडजस्ट होगा इसमें, और बाकी का आपका 2 करोड़ ग्रो कर रहा है। तो सर ये मैथोलॉजी आप यूज कर सकते हैं, बट आप सोचिए सर, आपके अंदर इतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप 3.6 करोड़ कर लें 40 में, क्या सर 30 में रिटायर हो? 30 में रिटायर हो जाए। अब सेकंड क्वेश्चन, प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी तो है क्या ये, अगर हम कहते सोशली वायबल है? सर नहीं है। मैं प्रैक्टिकली मैंने भी सोचा था यार अर्ली एज सोचते हैं, कुछ और करेंगे जो अपने मन का है, ठीक है। क्या हो, मेरा अगला क्वेश्चन यही आने वाला था कि इस चीज में अपने आप को कहाँ देखते हैं कि आप रिटायरमेंट का प्लान, अगर ऐसा माइंडसेट कुछ है कि मैं 40s में या 50 में? फॉर एग्जांपल मैं म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो मेरे को टाइम नहीं मिला बट सीखने के लिए, तो मेरे को लगा कि यार मैं एक काम करूंगा, पहले तेजी से कमा लेता हूँ और बस मेहनत करके, नॉट बाई वाइबल मींस। मैंने सोचा कि 40 में रिटायर हो। लेकिन सर अगर आप 40 के आसपास आके, वी आर अराउंड, आप देखेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि यार अगर रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी वेल्थ बढ़ेगी घटेगी। सर वो आप, मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया कि 3 करोड़ आपको इस तरीके से खर्चा करेगा, लेकिन सर पता है जब आप घर पे हो गए या आप एक लेविश लाइफ जी रहे हो, 1 लाख रुपए महीना इज वेरी फाइन टुडेस सिनेरियो, तो आपका डेफिनेटली मन करेगा यार मेरे पास तो 3 करोड़ पड़े हैं, मैं गाड़ी क्यों नहीं ले सकता? सर मेरे पास 3 करोड़ पड़े, मैं यहाँ क्यों नहीं जा सकता, मैं फॉरेन टूर क्यों नहीं कर सकता? आपके फ्रेंड बोलेगा यार रिटायर हो गए तो फॉरेन टूर क्यों नहीं गया? किस तरह का रिटायरमेंट है तेरा? तो वो जो आपकी मेंटेलिटी वो आपको पुश करेगी, वो सोसाइटी मेंटेलिटी जो उस समय आपके पास में एक्टिव इनकम नहीं होगी, पॉइंट पैसिव होगी, तो सर आप डेफिनेटली हो सकता है उस वेल्थ को आप खत्म करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, इसमें यदि अगर कोई 20 और 25 इयर्स का बॉय अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है तो उसे आज क्या करना चाहिए आज के टाइम में 20 इयर्स का? बिल्कुल आपकी सही बात है। देखिए हम शब्द यूज करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है, और आजकल जो है एक टर्म चाहिए, जैसे अभी हमने बात करी रिटायरमेंट अर्ली की, तो एक बहुत बड़ा कैंपेन सा चल रहा है यंग जनरेशन में, वो मैंने पढ़ा एक जगह, तो वहाँ लग रहा है फायर, ये बहुत ट्रेंडिंग है जी। वो कहता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायर अर्ली, बड़ी अच्छी बात है, ऑब्वियसली आपको बिग सोचना चाहिए, ठीक है,
तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को समझ लीजिए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है। देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायरमेंट ये दो शब्द है। ओके। रिटायरमेंट आदमी कब लेता है कि उसका एज टाइम पूरा हो जाता है, या वो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको, या वो अब उसके बाद में अर्निंग नहीं करेगा, उसकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। एक शब्द समझ लीजिए आप, वो उसके बाद अर्निंग नहीं करेगा, एक्टिव अर्निंग। ठीक, एक्टिव और पैसिव। बिल्कुल। लेकिन सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ क्या है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहता है कि आप एक्टिव अर्निंग करें या ना करें, इसमें दोनों चीजें हैं। लेकिन आप अगर आज आपकी कमाई बंद हो जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं सर्वाइव करना। तो बेसिकली अगर मैं दो एग्जांपल लूं, एक बंदा 3.5 करोड़ लेके बैठ गया और वो अभी भी कमा रहा है, तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है। एक बंदा 3.5 करोड़ लेके बैठ गया और वो ऐश कर रहा है, कमा नहीं रहा, वो रिटायर्ड है। तो इन दोनों में ये फर्क है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपको जॉब से कोई निकाल दे, आपका बिजनेस बंद हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो 25 इयर्स का जो बंदा है, बॉय, अगर तो उसे आज क्या करना चाहिए इंडिपेंडेंट के? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कॉर्पस इकट्ठी करनी चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये सारी SIP, म्यूचुअल फंड्स। एक चीज क्या है, आप एक चीज आपने अपना फेस की होगी, अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए पड़ा है जी, तो सर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। आपके अंदर 10,000 काम करने का तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, 50,000 काम करने के लिए आप डरते नहीं, और 1 लाख का काम करने के लिए आप कॉन्फिडेंट कि मैं करूँ। सर यही ये कॉर्पस करती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी वेल्थ को बढ़ाती है। क्योंकि जब आपके पास एक फंड होता है तो आप डरते नहीं, आपके पास बैकअप होता है। पुराने टाइम में कोई बैकअप है, तो वो बैकअप आपके पास होता है। फिर आप कोई भी छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं, कोई नया एडवेंचर कर सकते हैं, बिजनेस एडवेंचर जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो कि हो सकता है सफल और होता है क्योंकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है उस टाइम। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। अब मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है जो आपसे करना चाहूंगा, और उसमें रैपिड फायर में आप सिंगल अपना डायरेक्ट आंसर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सैलरी पर्सन या बिजनेसमैन? बिजनेस। ओके। गोल्ड या SIP? गोल्ड। FD या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड। रेंट या होम लोन? रेंट। ओके। सेविंग या इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड। इंडिया का फ्यूचर बुलिश, रिस्की? बुलिश। ओके। एक फाइनेंशियल हैबिट जो हर इंडियन को फॉलो करनी चाहिए? सर फाइनेंशियल हैबिट्स वही जो हमने शायद पहली लाइन में आपको एक फॉर्मूला दिया, वो मैं हर किसी को बोलता हूँ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देते हैं। आपको इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। यानी आपको अपनी कमाई से पहले सेविंग बचानी, फिर खर्चा करना है। ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी, स्टार्टिंग से ही आप इस चीज पर फोकस करते आ रहे हैं। सर बहुत अच्छा लगा। मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा आपसे। अगर आपको इंडियन के मिडिल क्लास और यूथ को सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइस देनी हो जो उनकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सके, वो क्या होगी? सर देखिए, आज के समय में जो यूथ बहुत अर्ली एज में सब चीजें कैप्चर कर ले रहा है, और आप देखिए यंग बिजनेसमैन और यंग एंटरप्रेन्योर आपके सामने निकल के आ रहे हैं, तो मेरी सलाह सिर्फ उनसे यही है सर कि आप बहुत छोटी एज से बचाना शुरू करिए और इन्वेस्ट करना शुरू करिए, बहुत छोटी एज से, जितना जल्दी पॉसिबल। क्योंकि देखिए सर, इसका रियलाइजेशन आपको होगा जब आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अगर आप शुरू में ही इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाती है, और दूसरा सर शुरू में खर्चे होते हैं। जब आप 20 साल के थे तो आपके पास क्या खर्चे थे, आज आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, आपके क्या खर्चे हैं, यू कैन रियलाइज इट। और आप कितना % सेव कर पा रहे हैं। जो इनिशियल बच्चा जॉब करता है, आई कैन एवरेज इट, वो 50% सेव करने लायक होता है, और जब वो फैमिली का बर्डन ले लेता है तो 10% मुश्किल से निकलता है। तो अर्ली एज से इन्वेस्टमेंट करिए। और सर मैंने आपको एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का भी आपको बताया कि जितना लंबा चलोगे ना सर, आपकी वेल्थ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती है। तो बेसिकली आपका सिंपल सा फंडा है कि आप सेविंग से पहले इन्वेस्टिंग करिए। बिल्कुल, सेविंग से पहले इन्वेस्ट करिए। आप बिल्कुल, आप इन्वेस्टिंग करना सीखिए और अर्ली एज में करिए। जैसे आप कमाना शुरू करें ना सर, आपके दिमाग में कमाने के साथ सबसे पहला होना चाहिए आपका सेविंग और इन्वेस्टिंग। तो आपकी लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करके वेल्थ क्रिएट होगी और आप आश्चर्यचकित होंगे
मैं आपको एग्जांपल्स देखिए, आप कई लोग आप देखेंगे बहुत कम सैलरी होती है और वो बाद में इतने लेविश एक्सपेंसेस करते हैं। यार ये तो पूरे साल में बाबू था, सरकारी बाबू, एकदम से रिश्वत लेनी, रिश्वत नहीं सर, हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी क्लियरिटी दी और मुझे उम्मीद है व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ आएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मूलचंद शर्मा जी, जो हमारे एससी एक्सपर्ट हैं और इन्होंने आज सारे पॉइंट्स पे बहुत अच्छी क्लियरिटी दी। इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।